हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी फटाक से। मैं आप लोग के कमेंट्स भी देख लेता हूं। अ वेरी गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून क्षितिज, कपिल, राहुल, रवि, निखिल, रवि, प्रियेश और इधर अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस, अ वेरी गुड आफ्टरनून आयुष। सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल? जल्दी से कंफर्मेशन दे दो जिससे हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देखने जा रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है आपका कॉन्सेप्ट कौन सा? फ्लक्स लिंकेज का। फ्लक्स लिंकेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा। फ्लक्स लिंकेज कॉमा ईएमएफ इक्वेशन। हम लोग अल्टरनेटर का फ्लक्स लिंकेज देखेंगे कैसा क्या होता है, और हम उसका ईएमएफ इक्वेशन भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समझना सभी लोग। थोड़ा सा पेन का फ्लक्स लिंकेज कॉमा ईएमएफ इक्वेशन। सबसे पहली बात कि हमारा ये फ्लक्स लिंकेज होता क्या है। जब मेरा इंड्यूस्ड फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से लिंक करता है उसी को मैं बोलता हूं आपका फ्लक्स लिंकेज। क्या बोल रहा हूं मैं? जब मेरा फ्लक्स जो भी इंड्यूस्ड हुआ है बाय यूजिंग फील्ड बाइंडिंग, अगर वो नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगा तो उसी को हम बोलते हैं आपका फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? व्हेन इंड्यूस्ड फ्लक्स लिंक विथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर, उसी को हम बोलते हैं आपका फ्लक्स लिंकेज। मतलब नंबर ऑफ टर्न से फ्लक्स का पास होना, उसी को बोला था फ्लक्स लिंकेज। तो क्या बोला मैंने यहां पे? फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? व्हेन इंड्यूस्ड फ्लक्स लिंक विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, लिंक विथ n number of turns n number of turns are called flux linkage। सर, आपने यहाँ पे हेडिंग में दोनों चीजों का नाम क्यों लिखा? थोड़ा सा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बन रही है, थोड़ा सा इसको बता सकते हो आप क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ कि मैंने दोनों चीजों को साथ में क्यों लिखा है। उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कॉमा ईएमएफ इक्वेशन मैंने साथ में क्यों लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो रीजन ये है कि हमारे पास एक इफेक्ट होता है फैराडेज का, कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हमारा जो भी क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। या फिर अपन इसको और अच्छे से बोलना चाहें तो हमारा ई होता है यहाँ पे डी अपॉन डी टी एन फाइव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है किसके किसके वैल्यू बराबर? रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स लिंकेज, उस पे हमारा डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें या इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसमें लेंज लॉ भी लगा दें तो हमारा इफेक्ट बन जाता है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है, लेंज का इफेक्ट बताता है। और लेंज क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। जो भी इफेक्ट हुआ है वो हमेशा अपने ही कॉज को अपोज करता है, ये हमेशा ही देखा गया है। लेंज लॉ का इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन में देखने को मिलता है, लेंज लॉ का इफेक्ट आपके घर पे भी देखने को मिलता है। जिसने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आप उन्हीं से लड़ते हो, मतलब आप एक इफेक्ट हो। और किसका अपोज कर रहे हो, अपने ही कॉज को अपोज कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। जो आपको फल देता है आप उसी पेड़ को काटते हो। ठीक है, तो ये लेंस का इफेक्ट ना हर जगह देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो यहां पे लिख लेना, ये जो माइनस साइन किसकी वजह से है, माइनस साइन जो यहाँ पे है वो लेंस की वजह से। लिख लो आप यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट लेंस। दैट मीन्स इफेक्ट अपोज द कॉज। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे लेंस लगा क्या बोलता है, इफेक्ट अपोज द कॉज, इतना लिख लो यहाँ पे। अगर आपके पास स्पेस है तो नीचे इफेक्ट अपोजेस द कॉज। आप लोग क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने जो सीरीज चालू की है साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, आप बस थ्योरी पढ़ते जाओ, जितना मैं लिखा रहा हूं उसको आप इमेजिन करते जाओ, जब क्वेश्चन की बात आएगी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम ले रहा हूं, मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ले रहा हूं, देखना सभी लोग, है ना। मैं फ्लक्स लिंकेज को थोड़ा डिटेल में लेके जाना चाह रहा हूं, तो कैसे लेके जाऊंगा वो देखना। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लक्स एज्यूम कर लिया, देखना सभी लोग। बड़ा डायग्राम बना लो, क्या है, बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना यार। ठीक है, ऐसा हो गया। ये आपका है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, और इनके बीच में आपके पास कंडक्टर होंगे, है ना। आप ये मान के चलो कि इनके बीच में जो कंडक्टर मैंने रखा है वो ऐसा रखा है। मान लो यहाँ पे बीच में पास क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उनके बीच में मेरा कंडक्टर ऐसा रखा है, ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा। मतलब कि देखो, आप ऐसा समझो, सब कुछ ध्यान से इमेजिन करना यार। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है ये वाला, ये पास यहाँ पे साउथ पोल ऐसा रखा हुआ है, ये बीच में यहाँ पे जगह खाली है। और वहां पे मैंने अपने कंडक्टर्स को ऐसा रखा, कैसा रखा, ऐसा। जब कंडक्टर ऐसा रखा है तो जब इसकी फ्लक्स लाइंस जाएंगी तो क्या इस कंडक्टर को पूरा का पूरा क्रॉस नहीं कर देंगी, बताओ। क्या उसको पूरा 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 का पूरा क्रॉस करेगी नहीं करेगी। बफरिंग हो रही है क्या, प्रिंस बोल रहे हैं, प्रिंस बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, बाकी लोग कंफर्म करके बताओ। यहां से मैं जब देख पा रहा हूं यहां से कुछ तो सही चल रहा है यार, मेरे एंड से सब कुछ सही चल रहा है। क्यों, अब क्लियर है ना, ओके। हो सकता है बीच में दिक्कत गई हो, कभी कभी हो जाता है नेट का इशू। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और इनके बीच में मैंने जो कंडक्टर रखे हैं ना वो ऐसे रखे हैं। इनके बीच में जो मैंने कंडक्टर रखे हैं वो ऐसे रखे हैं। आड़े, मतलब ये गोइंग कंडक्टर है, ये आपका कमिंग कंडक्टर है।
और ये आपकी यहां पे बन गई ये फ्लक्स लाइंस। दिस इज योर फ्लक्स लाइंस। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लक्स हैं वो इन कंडक्टर के साथ क्या करेंगी? जो आपके पास मैंने फ्लक्स लाइंस बनाई हैं, ये फ्लक्स लाइंस कंडक्टर को कम क्रॉस करेंगी या ज्यादा लिंक करेंगी? क्या लगता है आप लोगों को? इसको बोलता हूं ओमेगा टी इक्वल टू जीरो वाला केस। क्या बोलता हूं मैं इसको? ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। ये ओमेगा टी इक्वल जीरो क्या है? जो आपका एक्स एक्सिस होती है ना, उसमें जो जीरो वाला पॉइंट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इस केस की बात करता हूं ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, अभी मैं कर्व भी बना के दिखाऊंगा। इस केस में आप मुझे ये बताइए कि आपका जो फ्लक्स लिंकेज है वो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम होगा ना, ज्यादा ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा, इसको मैं बोलता हूँ आपका फिगर नंबर 1। ये मेरे पास कौन सा फिगर? फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 पे हम क्या बोल पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हाँ या ना? बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा। लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम। अब सेकेंड केस भी मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको थोड़ा कंपेरिजन भी हो जाए। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ किसके लिए? ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं सेम डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, तो कैसा डायग्राम बनेगा सभी लोग देखना। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है। और यहां पे आपका हो जाएगा ऐसा, ये आपका गोइंग कंडक्टर है, ये आपका कमिंग कंडक्टर है, और ये ऐसा कुछ। इसको कैसे इमेजिन करोगे आप कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और उसके बीच में जो कंडक्टर रखे हैं वो ऐसे रखे। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? तो इस केस में आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा, जो इससे फ्लक्स पास होगा, वो मैक्सिमम पास होगा कि आपका मिनिमम पास होगा? क्या बोलोगे? यहां पे जो आपका फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? इस केस में आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा दैट विल बी योर मिनिमम। हाँ या ना? जैसे आपका यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज है, ये आपका यहाँ पे क्या होगा? जैसे फ्लक्स लिंक करेगा वो मिनिमम करेगा, क्योंकि आपका यहाँ से फ्लक्स लाइंस आ रही है। देखो ऐसे फ्लक्स लाइन, देखो ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से फ्लक्स लाइन ऐसे गई, यहाँ से फ्लक्स लाइन ऐसे गई, यहाँ से फ्लक्स लाइन ऐसे गई, और इनके पैरेलल जो फ्लक्स लाइन के पहले आपका कंडक्टर रखा हुआ ऐसे, तो भाई इसके पैरेलल निकल गया, इससे क्रॉस कट ही नहीं किया इसको, तो फ्लक्स लिंक कम किया। लेकिन अगर ऐसा रखा होता कंडक्टर तो पूरा इसको क्रॉस करके जाता, तो वहां पे फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होता। तो ये वाले केस में आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। हाँ या ना? इस केस में आपका जो सेकंड वाला केस है, इसमें आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो आपका मिनिमम होगा। ये सेकंड केस आपका, जिसमें आपका फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम। फ्लक्स लिंकेज आपका यहाँ पे होगा मिनिमम। अगर ये आपका फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे क्या हो गया? मिनिमम। इसमें फ्लक्स लिंकेज आपका मैक्सिमम था, इसमें फ्लक्स लिंकेज आपका मिनिमम। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है? फ्लक्स लिंकेज के रेट ऑफ चेंज के बराबर है। तो यहां पे देखो, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जो है आपका वो मैक्सिमम है। तो भाई अगर ये फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है तो यहाँ पे चेंज तो बहुत कम होगा, और जब चेंज बहुत कम होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखने को मिलेगा वो क्या होगा? बिल्कुल जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलता है दैट विल बी मिनिमम। जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। आप इसको ऐसा एज्यूम कर लो
कि मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, करोड़पति, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, मान लो कितना, कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए। अब उसमें अगर 1 लाख उसका चला भी गया तो चेंज कितना है, बहुत कम है ना। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें थोड़ा भी चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ चेंज है बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या आएगा, आपका मिनिमम है, क्योंकि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फ्लक्स लिंकेज के रेट ऑफ चेंज ऑफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है मिनिमम होगा। क्यों, ये बहुत ज्यादा है, फ्लक्स लिंकेज बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो चेंज होगा बहुत मिनिमम होगा, तो ईएमएफ आपको यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये वाले केस की बात कही जाए, अगर इसमें केस की बात कही जाए, तो इसमें आपका फ्लक्स लिंकेज मिनिमम, मान लो आपके पास एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिर्फ 10 रुपए है, जिसके अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए है, और वो कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसको 5 रुपए की नोट गिरी मिल गई, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, है ना। उसमें जो चेंज आया वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास जितनी टोटल इनकम थी उसका कितना हो गया, 50 गुना उसको ज्यादा मिल गया। तो यहां पे आपका जब फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है तो इसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आ रही बात, आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं ना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि सेकंड वाले केस में आपका फ्लक्स लिंकेज बहुत कम है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। जिसके पास बहुत ज्यादा फ्लक्स है उसमें चेंज बहुत कम होता है, लेकिन जहां पे फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होता है वहां पे आपका क्या होगा, वो आपका क्या होता है, आपका वहां पे चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको मैं भी आपको प्लॉट के थ्रू दिखाऊंगा तो समझ में आएगा सारी चीजें। तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ होगा वो होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे चेंज ज्यादा होता है। यहाँ पे जो आपका ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा। इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। और सेकंड वाला केस कौन सा, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री के लिए है। जो सेकंड वाला केस बनाया मैंने वो किसके लिए बनाया, ओमेगा टी इक्वल टू 90। इतना नोट कर लो। अब फ्लक्स लिंकेज को देखो कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे मिनिमम है। तो ये चीज कहीं आपने देखी, ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसके 0 पे वैल्यू मैक्सिमम मिल जाती है और 90 पे वैल्यू मिनिमम मिलती है, ऐसा कर्व कहीं आपने देखा है। ऐसा कर्व अगर मैं इसको एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, कौन सा कर्व होगा तो आप ये बताओ मुझे पहले। ऐसा कौन सा कर्व है जो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे मिनिमम का कर्व देता है, वो होता है आपका कोसाइन का कर्व। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट पेज पे। इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। नोट कर लिया सभी लोग ने। आप लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाया करो, है ना। चलो, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे कर्व बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाऊं तो देखना कर्व कैसा बनेगा मेरे पास यहाँ पे। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0, ये आपका ओमेगा टी है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, दैट इज ओमेगा टी। और ये आपका है ओमेगा टी इक्वल्स टू, ये आपका ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री। और ये मान लेता हूं मैं आपका ओमेगा टी इक्वल्स टू 90, ये आपका क्या 90 डिग्री।
और इसको मान लेता हूं अगेन मैं आपका 180 डिग्री। तो जैसा मैंने बोला आपको यहाँ पे करके भी दिखाया कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसका, फ्लक्स लिंकेज, तो वो फ्लक्स लिंकेज ओमेगा टी पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, और 90 पे मिनिमम है, और 180 पे क्या हो जाएगा आपका और नीचे जाएगा, तो आपका कैसा बन जाएगा कर्व, ऐसा कुछ। तो ये आपका कर्व बन गया किसका, फ्लक्स लिंकेज का। और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस का बताइए किसका कर्व, आपका फ्लक्स लिंकेज। और आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैं उसके बारे में बताऊं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, जहां पे फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, जहां पे फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है वहां पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, मिनिमम है। तो आपका कर्व कैसा बन जाएगा, यहां से लेके मिनिमम पे यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया। यहां पे आपका क्या था, मिनिमम, यहां था आपका मैक्सिमम। जहां पे ये मिनिमम था, है ना, जहां पे फ्लक्स लिंकेज मिनिमम था वहां पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, हमको यहां से चीज समझ में आई कि हमारा जो फ्लक्स है, हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है कहीं ना कहीं वो किसका फंक्शन है, फ्लक्स लिंकेज इज अ फंक्शन ऑफ कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स लिंकेज होता क्या है, फ्लक्स लिंकेज फाई का ही फंक्शन होता है, फाई कॉस ओमेगा टी। और फाई यहाँ पे क्या आपका फ्लक्स पर पोल जो कि कांस्टेंट है ना, फाई यहाँ पे आपके पास क्या, फ्लक्स पर पोल है, पर क्यों लिखना पड़ता है लिख दिया मैंने, फ्लक्स पर पोल विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि आपका जो एक्साइटेशन था वो डीसी था। ये तो यहाँ पे क्यों आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो एक्साइटेशन था वो क्या था, डीसी था। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाई साइन, साइन इक्वल्स टू फाई कॉस ओमेगा टी, और जहां पे फाई आपका क्या है, फ्लक्स पर पोल, और वो फ्लक्स आपका क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ईएमएफ आपका फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या फिर एन माइनस डी बाई डी टी एन फाइव। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ई इक्वल्स टू माइनस, एन को बाहर ले आओ तो एन बाहर आ गया, डी बाई डी टी, डी बाय डी बाई डी टी, और यहां पे आ जाएगा आपका क्या, फाइव कॉस ओमेगा टी, फाइव कॉस ओमेगा टी। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू, ये तो आप ऑलरेडी बता दो कि ई आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, इंड्यूस आपको साइनोसॉइडल, बट मैं करके भी दिखा मैथमेटिकली, इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन, पाई आ जाएगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो आपका ई आ गया यहाँ पे क्या, ई आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एन पाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो आपका ये बन जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैंने जो इक्वेशन लिखा है ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या फिर ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर ये आपकी आरएमएस वैल्यू है, क्या बोलोगे। जो यहाँ पे ई है वो कौन सी वैल्यू है, जो मैंने लिखा एन फाइव ओमेगा, वो आपका कौन सा वैल्यू है, E इक्वल टू एन फाइव ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो जब कभी ओमेगा टी लिखा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो आपकी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या होती है आपकी वो, इंस्टेंटेनियस। तो ये आपका कौन सा वैल्यू लिखा है यहाँ पे मैंने, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट मतलब कि आपकी हर एक टाइम के लिए वैल्यू है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस
अब अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, ये तो हो गया आपका क्या, साइन ओमेगा टी, और जो एन फाइव ओमेगा वो क्या बताता है, ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो, तो क्या बोलोगे, ई मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन फाइव ओमेगा। एन फाइव ओमेगा में से अगर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं 2 पाई एफ, तो क्या हो जाएगा एन फाइव इंटू 2 पाई एफ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई करने में कितना आ जाएगा, पाई के लिए 1.414, 3.14, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बताओ जरा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकालूं, आरएमएस क्या होगा, ई आरएमएस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं, यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे ई मैक्स की। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, लेकिन अभी रुक जाओ, कैलकुलेट मत करो, क्योंकि एक स्टेप और करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं पूछूं आपका ई आरएमएस कितना हो जाएगा, तो ई आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम बाय रूट टू, ई मैक्स बाय रूट टू होता है। तो अगर मैं, जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने लिखा है, अगर मैं इसको रूट टू से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई आर एम एस। तो कितना आ जाएगा ये, इसको रूट टू से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बताओ जरा। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 4.44 एन पाई एफ। ठीक है, 6.28, उसको रूट टू से भी डिवाइड करना पड़ेगा बाद में ई आर एम एस के लिए। तो इतना कुछ आपके पास आ जाए, कितना आ जाएगा आपके पास, 4.44 N5F। मतलब आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर मैं उसका आरएमएस वैल्यू की बात करूं, तो उसका जो आरएमएस है ना, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। मतलब कि किस पे डिपेंडेंट है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपके पास वहां पे क्या है, हो गया, नोट कर लिया, इतना आगे कर लो, फिर आगे आगे कंप्लीट करो इसको, पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी, ये बात पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बहुत स्लोली लिखने लगे हो यार, पहले इतना टाइम नहीं लगाते थे आप लोग लिखने में, आप लोग जल्दी लिख लिया करते थे। चलो, चलो, साथ साथ में लिखते रहना आप लोग भी, साथ साथ में आप लोग लिखते हैं, बहुत आराम आराम से लिख रहा हूँ, बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ई आर एम एस की वैल्यू आई मेरे पास, वहां पे आप लोग लिखे थे ई आर एम एस इक्वल्स टू, वो आया था 4.44, है ना, फाइव एन, सॉरी, एन पाई एफ। इतना कुछ आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया था, इसकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो किस में हुआ, मेरे ऐसे कंडक्टर पे हुआ जिसमें पूरा का पूरा कंडक्टर, देखो ये जो कंडक्टर है ना, अगर पूछूं कि ये कंडक्टर गया 0 डिग्री पे, और कितने डिग्री पे वापस, तो क्या बोलेंगे 180 डिग्री पे। मतलब एक कंडक्टर ऐसा, उसके जस्ट नीचे ऐसा कंडक्टर है, अगर मैं आपका टेढ़ा कर दूं, तो अगर ये 180 डिग्री बना रहा है, ये कंडक्टर ऊपर गया और उसी के जस्ट नीचे दूसरा कंडक्टर गया 180 डिग्री पे, उसको बोलता हूं आपका वाइंडिंग आपका फुल पिच्ड है। क्या आपका वाइंडिंग फुल पिच्ड, किसको बोलता हूँ फुल पिच वाइंडिंग, देखना आप लोग। अगर मान लीजिए, अभी डायग्राम ड्रॉ मत करिएगा, बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये कोर है, और एक आपका जो कंडक्टर वो यहाँ पे गया है, और दूसरा आपका यहाँ पे गया है, तो इसको बोलता है आपका फुल पिच। लेकिन अगर मेरा जो कंडक्टर है
एक कंडक्टर यहाँ पे, दूसरा कंडक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, 180 तो ये कहलाता है, लेकिन आपका जो एंगल कुछ 180 से कम 150 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एंगल जो बन रहा है 180 नहीं बन रहा, 150 बन रहा है, इसको बोलता हूं आपका मैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो अगर ये जो आपका ईएमएफ इक्वेशन लिखा ना मैंने, किसके लिखा है, ये लिखा मैंने, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आरएमएस वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर फुल पिच वाइंडिंग। मतलब अगर आपका कंडक्टर गया है और जो कंडक्टर वापस आया है, उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, उसके लिए ये आपका ईएमएफ इक्वेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने ये ईएमएफ इक्वेशन लिखा है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे फिर से बताता हूं आपको मैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर था, मतलब ये कोर है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्लॉट यहाँ पे कर लिया, मैंने एक स्लॉट यहाँ पे कर लिया, कहाँ पे, ये क्या हो गया इसको, इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, एक स्लॉट मैंने यहाँ पे कर लिया और एक स्लॉट मैंने यहीं पे कर लिया। फिर मैंने क्या किया, पहला जो कंडक्टर था वो मैंने यहाँ पे फिल किया, ये इसी स्लॉट में, फिर उसका रिटर्न यहाँ पे लगा दिया, फिर जो दोबारा मुझे लेके आया फिर इसी स्लॉट में रख दिया मैंने, फिर जो दोबारा निकाल के लाया था फिर इसी में रख दिया मैंने, फिर इसी में दूसरा तीसरा कंडक्टर भी, फिर तीसरा कंडक्टर यहाँ से बाहर निकाला, फोर्थ कंडक्टर यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ से निकाला। तो मतलब एक ही स्लॉट में अगर मेरे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, उसको बोलता मैं आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कंसंट्रेटेड में, हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक स्लॉट यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो जो मैंने आपके सामने ईएमएफ इक्वेशन लिखा है ना, वो किसके लिए है, वो आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए है। अभी मैं आपको बताऊंगा वाइंडिंग के टाइप्स भी, तो घबराइए नहीं आप लोग, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ इक्वेशन है किसके लिखा है यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज फॉर, दिस इक्वेशन फॉर फुल पेस्ड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ये लिखिएगा आप लोग, द अबव ईएमएफ इक्वेशन, द अबव ईएमएफ इक्वेशन is EMF equation of alternator, is EMF equation of alternator for full pitched comma concentrated winding, concentrated winding। तो ये आपको हो जाएगा ERMS की वैल्यू फॉर फुल पिच्ड एंड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अगर मेरी वाइंडिंग फुल पिच ना होके, फुल पिच मतलब क्या, जाना और आना के बीच का एंगल 180 नहीं ना होके 150 होगा, तो आप लोग मुझे बताओ जो ERMS होगा वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये 180 ना होके 150 हो जाए तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कम होगा ज्यादा होगा, वो आपका हो जाएगा कम। तो कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा जिसको बोलता हूं मैं आपका क्या, जिसको बोलता हूं आपका मैं यहाँ पे केपी, क्या होता है इसको, केपी, पिच फैक्टर, क्या होता है उसको मैं, पिच फैक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा ई आर एम एस इक्वल्स टू 4.44 NFT तो था ही, N5F तो था ही, इसमें आप एक जोड़ दो क्या, केपी इंटू के डी। केपी किसकी वजह से, अगर आप वाइंडिंग को क्या बनाते हो, शॉर्ट पिच, तो एक केपी फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बनाते हो तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा जो कि इसको कम करेगा। केपी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, केडी की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर
अगर आपकी वाइंडिंग फुल पिस्ड है तो केपी की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आपकी वाइंडिंग कंसंट्रेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहां पे दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन, लिखना आप इसको ईएमएफ इक्वेशन फॉर, ये किसकी ईएमएफ इक्वेशन है? ईएमएफ इक्वेशन फॉर कंसंट्रेटेड, सॉरी, ईएमएफ इक्वेशन फॉर शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, हाउ लो सर, लो मतलब कम कैसे होगा, इसे ये पूछना चाह रहे हो? अरे देखो, देखो आप इस डायग्राम में देखो, आप इस डायग्राम में देखो, अगर ये आपका यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 180 का, तब तो मैक्सिमम था। लेकिन अगर 180 नहीं बना के 150 बनाएगा तो क्या उतना फ्लक्स लिंकेज आएगा? क्या नहीं आएगा मैक्सिमम, उतना फ्लक्स लिंकेज मिनिमम नहीं आएगा, तो आपका एफ यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इतना फ्लक्स लिंक कर पाए क्या मैक्सिमम, क्या इतना मिनिमम हो पाएगा क्या, मुझे बताओ। अगर आपका यहाँ पे ये 180 डिग्री एंगल ना होके थोड़ा सा कम होता, है ना, तो इसमें इतना मिनिमम फ्लक्स लिंकेज हो पाता, क्या नहीं हो पाता? जब इतना मिनिमम नहीं होता तो क्या आपका ईएमएफ इक्वेशन इतना मैक्सिमम होता, क्या नहीं हो पाता? तो अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन को मैक्सिमम करना है तो फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या मिल रहा है, मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ के बीच का जो एंगल 180 नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो आपका ईएमएफ मैक्सिमम जो वैल्यू होती कम होगी, जब वो कम होगा इससे थोड़ा सा, तो उससे आपका जो आरएमएस वैल्यू होगा वो भी कम होगा। अभी क्लियर हुआ प्रिंस? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना सभी लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करना सभी लोग, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या देखना सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लो एक। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना ना, 4.44 केपी के टी एन पाई एफ, एन पाई एफ, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर the EMF induced on a conductor of machine driven at 600 rpm, 600 rpm, comma, the peak value of flux density is, the peak value of flux density is B लिखना, ओके, द पीक वैल्यू ऑफ बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मशीन इज, डायमीटर ऑफ मशीन इज 2.0 मीटर, 2.0 मीटर, ओके, एंड लेंथ ऑफ द मशीन इज 0.30 मीटर, एंड लेंथ ऑफ मशीन इज 0.30 मीटर, 0.30 मीटर।
ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको दो क्वेश्चन बताने थे, बस दो फॉर्मूले बताने हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ही ले लिया है, जिससे आपको वो दो फॉर्मूले भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगा, और एक क्वेश्चन जो ये आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कल की क्लास में, है ना। तो वो आपको होता है E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, वी एल वी। बी यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एल आपको गिवन है, मीटर की लेंथ आपको दिया है, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका स्पीड। तो आप स्पीड को किस पे कन्वर्ट कर लोगे, वेलोसिटी में। तो स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू 2πn/60, है ना। आपका जो n है वो किस में, आरपीएम में है ना। तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगी किसमें आ जाएगी, आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस आरपीएम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको, इस फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला क्या आपका, v इक्वल्स टू 2πn/60, या फिर आप इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, पाई डी। एक मिनट आप इसको ऐसे लिख लो, पाई डी। डायमीटर भी आपको लेना पड़ेगा, डायमीटर आपको लेना पाई डी n/60, ऐसा लिख लो। फॉर्मूला आपको हो जाएगा पाई डी n/60। एन यहाँ पे आपका क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। एन किस में आपका, रेवोल्यूशन पर मिनट, और वी आपका है मीटर पर सेकंड। तो आपको पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन यहाँ पे किस में आपका, आरपीएम में, और वी आपका मीटर पर सेकंड। तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, पाई डी n/60। ठीक है। तो अगर आप इसमें से वेलोसिटी निकालो तो पाई आपको है, आपका डायमीटर क्वेश्चन में दिया कितना, यहाँ पे 2.02 पाई/2 हो जाएगा। आपका स्पीड कितना दिया आपका है 600, तो 600 हो जाएगा बाय 60। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कितना, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे, 60 दाहम 600, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 20 पाई। कितना हो जाएगा पास, 20 पाई। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब जाके आप ई कोस्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको। अब आप इसको किसमें पुट कर दो, ई कोस्ट टू बी एल वी में। बी की वैल्यू पता है आपको, एल की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है। अब आप वहां पे जाके वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 पाई। आपका जो ई का वैल्यू आ जाएगा, ई इक्वल्स टू आ जाएगा बी एल वी। तो बी का वैल्यू कितना दिया आप क्वेश्चन में, 1 वेबर पर मीटर, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। एल की वैल्यू कितना दिया आपके पास, 0.30 मीटर, तो 0.30 हो गया। और वी की वैल्यू आपने अभी निकाली कितना, 20 पाई। तो 20 से 3 बन जाएगा, 2×3 = 6, 6×3 = 18। तो आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे आ जाएगा 18.84 वोल्ट। तो ये आपका ई का वैल्यू आ जाएगा। बोलो कुछ दिक्कत हो तो। ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देखा है, ये फॉर्मूला फिजिक्स में होता है 9th-10th की क्लास में, है ना, जब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखते हैं। मैंने फिजिक्स में अब टॉपिक कराया भी है शायद से, जब फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ ना आपका, जनरल साइंस वाला पार्ट, तो उसमें पार्ट मैंने कराया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आया। बैक कर दीजिए, बिल्कुल बैक कर देता हूँ यार, आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, ओके। बैक कर देता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर पे।
इतना पॉइंट नोट कर लो, फिर हम लोग आएंगे कहां पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। चलो, हो गया। एक बार क्या होता है, एक स्टोरी बताऊं आप लोगों को मैं, एक स्टोरी बताऊं आप लोगों को मैं। ये स्टोरी है मेरे कॉलेज टाइम की, है ना। ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे कॉलेज टाइम की है। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा रूम पार्टनर था, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था वो। तो एक बार उसके कोई भैया आए, रिलेटिव आए, तो मैंने बताया कि यार बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत सबका चलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करता है यार ये। मतलब ऐसा था कि इसको जॉइंटिस था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, उसमें भी पी रहा है। तो मैंने मतलब उसके भाई को बताया कि नहीं बहुत ज़्यादा करता है, तो आप समझाओ इसको। तो उसके भैया बहुत सीरियस हो गए, बोलते मैं आज समझाता हूँ इसको। शाम को बढ़िया माहौल बनाया, बैठाए उसको सामने, सभी दोस्तों को बैठाए, समझा रहे एक एक घंटे, मतलब 2 घंटे 3 घंटे उन्हें लेक्चर दिया कि बेटा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, बहुत समझाया, मतलब बहुत प्यार से समझाया। ठीक है। और जैसे 3 घंटे पूरे हुए तो वो जो मेरा दोस्त था, दोस्त, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 11 बज रहे हैं, जल्दी बताओ यार। वो अपने दोस्त से पूछ रहा है, जल्दी बताओ 11 बज रहे हैं, जल्दी बताओ। मतलब इतना समझाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मैं आप लोग को कितना समझाता हूँ, है ना, कि मतलब यार जल्दी पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ करना है, इतना मोटिवेशन, इतना आपको मैं नीचे लेवल से उठा के लेके आता हूँ, लेकिन एट द टाइम वो आप लोग क्या करते हो, फिर वहीं चले जाते हो। आज देखो ना कितने लोग आप लोग के बैच में, यहाँ पे टोटल 2 लोग हैं। जब मैंने मशीन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कितने लोग थे, 24 लोग थे शायद से, है ना, जहां तक मुझे याद है 24 लोग थे ये वाले बैच में, इसमें थे 12, इसमें तो लोग रहते हैं, आप लोग के मैं 24 थे, तो आज सिर्फ 2 लोग हैं। 22 लोगों का जो मतलब वो था मोटिवेशन की, वो सिलेक्शन पाना है, सब कुछ करना है, वो 5वें लेक्चर में खत्म हो गया। हम्म वो आप लोगों का 5वें लेक्चर में खत्म हो गया। तो ऐसे कैसे सक्सेस मिलेगी यार। कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। पुराने जमाने में जो रहते थे ना, तो साधु लोग रहते, तपस्वी लोग रहते थे, तो वो साधना करते थे। कैसे साधना करते थे, जाके पहाड़ में जाके तपस्या कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कब तक करते थे वो। बारिश हो रही तब भी कर रहे हैं, बर्फ गिरे तब भी कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, आग बरस रही है। फिर भगवान दर्शन देने क्या करते थे, वहां पे परीक्षा लेते थे, है ना। भगवान दर्शन देने वाले परीक्षा लेते थे कि भाई चलो मैं देखता हूँ, आग लगा देता हूँ आसपास इसके, उठता है कि नहीं उठता है ये। तो आग लगाई, अगर उठ गए भगवान गए, टाटा बेटा तेरा तो काम गया। लेकिन अगर वो नहीं उठा तो भगवान दर्शन भी बोलते थे, भाई बहुत बढ़िया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पूछो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या वरदान चाहिए। ऐसा, और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है ना। आप लोगों को यहाँ पे तपस्या करने सभी लोग बैठे, कितने लोग तपस्या करने बैठे लाइन लगा के, 24 लोग, है ना। और 24 में से 22 लोग पानी, अरे पानी गिरा, पानी गिरा, भगो 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 भगो। तो 22 लोग तो भाग गए, पहले ही भाग गए, पानी बरसने से भाग गए। अभी तो पानी गिरा है, अभी तो आग बरसेगा, अभी तो फिर बर्फ गिरेगी, अभी बहुत कुछ होना है। उतना होने के बाद लास्ट में जब भगवान दर्शन देने के पहले फिर से आएंगे, आसपास आग लगा देंगे आपके, आपके सामने एक ऐसी कंडीशन रख देंगे कि आप छोड़ दो इसको, लेकिन तब भी आप नहीं छोड़ोगे। तब भगवान खुश हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा तेरे को किस में सिलेक्शन चाहिए, तेरे को रेलवे में जेई बनना है, ले बेटा तू जेई बन जा। तेरे को क्या करना है, तेरे को आईएएस बनना है, ये तू आईएएस बन जा। समझ में आई बात। तो तपस्या तो करनी पड़ेगी यार, है ना, बिना तपस्या किए थोड़ा काम बनेगा। आप लोग चाहते हो कि मैं बिल्कुल फटाक से कर दूं, मैं तो ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना।
इस जीवन में सभी ने तपस्या करी है ना, सभी ने तपस्या करी, तपस्या से आप मत डरो। चलो आ जाओ आप लोग, हम लोग आते हैं कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर को डिस्कस करेंगे। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। मुझे बुरा लगता है ना, मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग को इतना मैं समझाता हूं और आप लोग बात समझते नहीं। ठीक है, तो इसको, कंस्ट्रक्शन को हम टोटल दो पार्ट में बोलते हैं। हमारे अल्टरनेटर में टोटल दो ही पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है हमारा स्टेटर, एक होता है हमारा रोटर। हमारे अल्टरनेटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है हमारा रोटर। स्टेटर कौन सा पार्ट होता है, जो स्टेशनरी होता है उसको हम स्टेटर बोलते हैं, और एक हमारा होता है रोटर, जो कि हमारा रोटेटिंग पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं रोटर। अब हमारे पास यहाँ पे जो रोटर होता है ना, वो भी दो टाइप के रोटर होते हैं। हमारे पास अल्टरनेटर में जो रोटर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, कितने टाइप के रोटर अवेलेबल है, दो टाइप के। कौन कौन से, एक हमारे पास होता है सेलिएंट पोल मोटर। कैसा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिएंट पोल मोटर, रोटर। सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल की खास बात क्या होती है कि इसमें आपके स्टेटर वाइंडिंग पे बहुत ज्यादा कंडक्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं डिस्कस करके बताऊंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो पहला आपका होता है यहाँ पे क्या, सेलिएंट पोल रोटर। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है यार, इसमें दिक्कत यह है कि इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से आप इसको ज्यादा स्पीड पे नहीं घुमा सकते। ज्यादा नहीं घुमा सकते तो आपको एक दूसरे रोटर की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं आपका सिलेंड्रिकल रोटर। जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल, या फिर इसको लोग नॉन सेलिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सेलिएंट। कुछ लोग उसको राउंड रोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राउंड रोटर। ये तीनों ही नाम इसी के हैं, घबराना नहीं है आप अपन को। ठीक है, तो हमारे पास जो ये नॉन सेलिएंट या राउंड या फिर सिलेंड्रिकल रोटर हमने बनाया है, कहीं ना कहीं ये ध्यान में रख के बनाया हो कि अगर मुझे रोटर को बहुत तेज घुमाना है तो मैं इनका यूज करूंगा। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, आपका स्टेटर से। तो स्टेटर कैसा होता है देखना सभी लोग, आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे स्टेटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेटर के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ये ब्लैक पेन में जो ब्लैक बैकग्राउंड इसमें रेड पेन यूज करता हूं, तो सही लगता है ना, खराब तो नहीं लगता। बेस्ट कलर कौन सा लगता है, व्हाइट कलर लगता होगा और येलो लगता होगा, राइट। सबसे बेस्ट कलर कौन सा जमता है इस ब्लैक बैकग्राउंड पे, ब्लैक बैकग्राउंड पे सबसे बढ़िया कलर आपके मोबाइल पे कौन सा अच्छा दिखता है, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड। तो मैं उस कलर का ज्यादा यूज करूंगा, व्हाइट, येलो, ग्रीन। रेड को थोड़ा कम यूज करना ना, रेड को मैं अंडरलाइन के लिए यूज कर लूंगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना। व्हाइट सबसे ज्यादा है, फिर येलो, फिर ग्रीन। ठीक है। तो स्टेटर की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेटर मेरा कैसा होता देखना, मैं बना के दिखाता हूं आपको स्टेटर यार। ये होता है मेरा स्टेटर, ऐसा कुछ। मेरा जो स्टेटर होता है ना वो ऐसा कुछ होता है, और इसके अंदर आपका रोटर होगा, है ना। ऐसा आपका स्टेटर होता है, और इसके चारों तरफ यहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, आपका
इसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं आपका, हम आपका स्लॉट कट कर देते हैं। हम यहाँ पे स्लॉट कट कर देते हैं, ऐसे देखना सभी लोग, हम लोग यहाँ पे ऐसे स्लॉट कट कर देते हैं चारों तरफ इसके, इसकी पेरी पेरी में हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट कट कर देते हैं ऐसा। हम इसके पेरी पेरी में यहाँ पे स्लॉट कट कर देते हैं। स्लॉट कट क्यों करते हैं, कंडक्टर रखने के लिए। कौन से कंडक्टर रखने के लिए, आर्मेचर कंडक्टर को रखने के लिए। अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पा रहा हूँ, बट तब भी कोशिश करने में वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पे स्लॉट बना दिए ऐसे। अब पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, इस तरह का आप बना लेना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके कंडक्टर रखेंगे ना, इसके पेरी पेरी में हम लोग स्लॉट कट कर देते हैं, किसके लिए, कंडक्टर रखने के लिए। और इसके बीच में क्या होगा, आपका रोटर होगा। यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, रोटर होगा, इसके अंदर ऐसे जाएगा। इसके बीच में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रोटर होगा, ठीक है ना। इसके बीच में आपका यहाँ पे क्या होगा, रोटर होगा ऐसा। ये इसके बीच में आपका यहाँ पे रोटर होगा। इसके बाहर वाला पार्ट आपका क्या, स्टेटर है। इसके अंदर वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्या, रोटर है। ये आपका रोटर है, और इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका स्टेटर है। स्टेटर आपका मशीन का स्टेशनरी पार्ट है, जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप। देखो ना, आपका जो स्टेटर का शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल, लेकिन इसके अंदर पूरा जगह खाली, इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर। हमारा क्या बोलेंगे, हमारा जो स्टेटर है वो कैसा है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूरा खाली, क्योंकि हमने स्लॉट स्लॉट कट कर दी इसके पेरी पेरी में कंडक्टर रखने के लिए, और अंदर पूरी जगह खाली किसके लिए, रोटर कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज, स्टेटर के बारे में पॉइंट वाइज लिखिएगा। इट इज इन हॉलो स्फेरिकल शेप, इट इज इन, इसका शेप कैसा होगा, इट इज इन हॉलो, सब खाली, सिलेंड्रिकल शेप। इट इज इन हॉलो सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना कि इसकी जो पेरीफेरी, मतलब इसका जो ये होता है ना, परिधि क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, हाँ। इसकी जो पेरीफेरी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट कट करते हैं। क्यों कट करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर को रखने के लिए। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इट्स पेरीफेरी इज स्लॉटेड, इट्स पेरीफेरी इज स्लॉटेड, स्लॉट मतलब कि जगह बनाना वहां पे रखने के लिए। इट्स स्लॉटेड टू एकोमोडेट आर्मेचर कंडक्टर। एकोमोडेट मतलब कि रखने के लिए, एकोमोडेट आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, जो स्टेटर होता है वो आपका किसका बना होता है, वो आपका सीआरजी स्टील का बना होता है, क्योंकि सीआरजी स्टील में आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलता है, पहली चीज तो ये। दूसरा बात ये कि आप उसमें थोड़ा सा 3% क्या मिला तो सिलिकॉन मिलवा देते हो, इससे आपका एडी करंट लॉस भी थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और हम इसको लेमिनेशन यूज करते हैं, तो हमारा जो एडी करंट होगा वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा हम आर्मेचर कंडक्टर यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा जो अल्टरनेटर बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, और जब बहुत बड़ा होगा तो हम ये नहीं चाहते कि कंडक्टर को घुमाए, हम उसमें फील्ड को घुमा देंगे, है ना। तो उससे क्या, हमको रेट में समझ जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट होगा फील्ड वाइंडिंग को घुमाना, कि आर्मेचर को घुमाना। आर्मेचर बहुत बड़े बड़े कंडक्टर्स होंगे, हाँ, तो उनको घुमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्राइम मूवर से, तो मैं यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को घुमाऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लो।
साइड में हो जाता हूं मैं, 1 मिनट। ये लो मैं साइड में हो गया, नोट कर लो। ओके, समझ में नहीं आता मैं बीच में कैसे आऊंगा, साइड में चला था पढ़ाते पढ़ाते में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टेटर इज मेड अप ऑफ सीआरजू स्टील। स्टेटर इज मेड अप ऑफ सीआरजू स्टील। है ना, इसमें हम लोग कितने परसेंट सिलिकॉन मिलाते हैं, 3% सिलिकॉन इज एडेड silicon is added to reduce eddy current loss, to reduce eddy current loss। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम इसको जो आपका कोर है, स्टेटर का जो कोर है, हम उसको क्या करते हैं, स्लॉटेड बना, मतलब क्या बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। कोर, स्टेटर कोर इज लेमिनेटेड, स्टेटर कोर इज लेमिनेटेड, मतलब पतली पतली सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको कस देना, है ना। तो स्टेटर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट फर्दर। हम जो स्टेटर कोर को पतली पतली सीट के फॉर्म में कट करके उनको कोर की स्टैगरिंग कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका लेमिनेशन। कसने को क्या बोलते हैं, हम कोर को कसते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोर स्टैगरिंग। वो ही बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके पास वहां पे क्या देखने को मिलता है, नॉइज वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अपना 1 घंटा हो चुका है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।